नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का ये संस्करण अब तक के समृद्धि शास्त्र के आयोजनों से बिल्कुल अलग है। आज हमारे साथ ना तो कोई फंड मैनेजर है, ना कोई सीईओ है, ना कोई स्टॉक इन्वेस्टर है, ना कोई स्टॉक विशेषज्ञ है। तो फिर कौन है? मुझे अज्ञे की कविता याद आ गई। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगी, सेनाएं हो जाएंगी पार। आजकल मैं ऐसे लोगों की खोज करता हूं जो इतिहास के किसी कालखंड पर उभरे, कुछ बड़ा बदल दिया और फिर इतिहास से बाहर हो गए। जैसे क्या कभी आपने इली विटनी का नाम सुना है? येल के इस स्टूडेंट ने कपास से रेशे निकालने की मशीन बनाई और उसके बाद अमेरिका का कपास उद्योग हमेशा के लिए बदल गया। हो सकता है आपने विटनी के बारे में सुना हो, लेकिन आप ग्रेस हॉपर को नहीं जानते होंगे। ग्रेस हॉपर ने कंपाइलिंग की कोबोल लैंग्वेज बनाई और इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का विस्फोट हुआ। उनका नाम कम लोग जानते हैं। हेडी लेमार का नाम कम लोगों ने सुना होगा। हॉलीवुड की अभिनेत्री थी, इसने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग शुरू की और यहीं से वाईफाई की शुरुआत हुई। या पॉल बरान, डोनाल्ड डेविस, जो पैकेट स्विचिंग के आविष्कारक थे। वह नहीं होते तो इंटरनेट नहीं होता। और ठीक आज इसी तरह हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर के.एस. राव। एएफएम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रहे 16 साल तक। यूटीआई म्यूचुअल फंड के वाइस प्रेसिडेंट रहे 16 साल तक। पर इन सारी पहचानों से अलग मुंबई की दुनिया, वित्तीय दुनिया, उन्हें इन्वेस्टर एजुकेशन का चैंपियन मानती है। भारत में जब म्यूचुअल फंड के नियम लिखे गए तब उस वक्त डॉक्टर राव उसका हिस्सा थे। एमफी जब निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड सही है शुरू कर रही थी तो उसके पीछे डॉक्टर के.एस. राव थे। टीचरों की 3 पीढ़ियों से आते हैं, पर बाबा संस्कृत के अध्यापक थे, बाबा उर्दू के अध्यापक थे, पिता स्कूल टीचर थे, पर वो आज देश भर के करोड़ों इन्वेस्टर्स के टीचर हैं। आज जो आप लाखों करोड़ का एयूएम देख रहे हैं ना, एसआईपी की क्रांति देख रहे हैं, फंड मैनेजर जो आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, निवेशकों में जो बढ़ती समझ देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड उद्योग जो निवेशकों की शिक्षा के लिए आगे आ रहा है, इस सब के पीछे अगर कोई शख्स है तो आज आपके सामने है। मैं डॉक्टर के.एस. राव का समृद्धि शास्त्र में स्वागत करता हूं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राव साहब। धन्यवाद अंशुमन जी। मैं आपके बहुत आभारी हूँ। शायद कुछ ये चर्चा से कुछ अलग निकले अपना काम, बट अब जो मेरे लिए इंट्रोडक्शन दिया था शायद मैं उतना काबिल नहीं हो पाऊँगा। जो उसके जो काम के पीछे बहुत लोग होते हैं, जैसे आप एक कहे सही कहे थे, हम सैनिक है और आगे बढ़ना है बस। राव साहब बेहद विनम्र हैं, जैसा आपने देखा होगा, और इनको हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, किताबें लिखते हैं और इन्वेस्टर एजुकेशन की जो भीतरी चीज़ें हैं, जो गहराई है, उसे बहुत गहराई से समझते हैं। और अभी भी इस समय जब भारत में इन्वेस्टर एजुकेशन के अगले चरण की तैयारी हो रही है तो डॉक्टर के.एस. राव से उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं एमफी के साथ। मेरा पहला सवाल उनसे होगा सर कि अगर आज आपको भारत की इन्वेस्टर एजुकेशन पे एक रिपोर्ट कार्ड बनाना हो, जैसे कि सेबी का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप हमें क्या ग्रेड देंगे? अच्छा, क्या प्रश्न, ये प्रश्न शुरू करना काफ़ी, जब हम परीक्षा की बात चलते हैं ना, कई परीक्षा की दिन में रहते हैं, धड़कन होते हैं, फियर होते हैं। मैं अभी ये परीक्षा में शायद निवेशक के एजुकेशन में, आर्थिक अक्षरास्यता के परीक्षा में हम शायद पास हो गए, बट अभी क्लास टॉपर नहीं हुआ। जर्नी तो शुरुआत किया है। मैं सेबी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो भी पिछले 10 साल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में सेबी एज क्रिएटेड एक प्लेटफॉर्म बना चुकी है। आज हम म्यूचुअल फंड सही है की बात होती है, उसके पीछे सेबी का इंस्ट्रक्शंस भी था और उसके लिए फॉर्मुलेशन के लिए एक कंस्ट्रक्टिव मेजरमेंट भी है। मैं 2013 में देख रहा था कि ये 2 बेसिस पॉइंट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी केप्ट फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। मैंने लोगों से कह रहा था कि जो निवेशक और जो एडवाइज़र्स होते थे, वो तो 2 बेसिस पॉइंट तो दे गया है, आप तो 2 बिप्स ऑफ योर टाइम यू नीड टू गिव फॉर इन्वेस्टर्स, सो दैट निवेशक सही जगह, सही ढंग से, सही तरीका से उनके गोल के माध्यम से निवेश करें। एंड ये एग्ज़ाम में, कमिंग बैक टू आपके क्वेश्चन, शायद बिल्कुल हम तो पास हो गए, बट ये क्लास आने के लिए बहुत टाइम लगता है। परिवर्तन लाया है, परिवर्तन सही दिशा में हो रही है और ये दिशा बदलने का और दिशा को बढ़ाने का
अभी चाहिए बहुत। जैसे भारत का म्यूचुअल फंड का निवेशक के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन वो पिछले आई थिंक मेरा 23 साल का अनुभव है म्यूचुअल फंड में। जब मैं ज्वाइन किया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, जब लेकिन वो मेरा एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। मैं डेयरी टेक्नोलॉजी से आया हूँ। मेरा डेयरी टेक्नोलॉजी में हमारे लिए एक फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कुरियन साहब कहे जाते हैं। कुरियन साहब एक बात करते थे हमारे से बात करने के टाइम पे, लेकिन वो जो गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन करने वाले ना, वो टाइम पे हम जाके किसी को एजुकेट करना है जो डायरी को एक्सपैंड करने के लिए, डायरी इंडस्ट्री को। वो उनका एक छोटा सा कहानी है। उन्होंने कहते थे, बेटा गाय दूध नहीं देती है, दूध लेना पड़ता है। जैसे म्यूचुअल फंड का भी वही स्टोरी है। निवेशक निवेश नहीं करते हैं, निवेश लेना पड़ता है, वो सही ढंग से सही एजुकेट करके। सर ये कहाँ, ये आप उस अभियान का हिस्सा थे, और आज जो भारत में जो सबसे ज़्यादा दोहराया जाने वाला वाक्य है वो म्यूचुअल फंड सही है। ये लाइन कैसे आई, ये जिंगल कैसे आया? क्योंकि जब ये बन रहा था तब आप एमफी की उस कमेटी का हिस्सा थे, इसका कुछ किस्सा सुनाएं। ये तो बड़ा किस्सा है, लेकिन वो पहले कहाँ से शुरू हो गया है। सेबी की जो 2 बिप्स का म्यूचुअल फंड को मजबूत बनाने के लिए 2 बेसिस पॉइंट्स का एक सर्कुलर आया था, और यूके सिन्हा साहब के टाइम पे। देन इस पे हमारे म्यूचुअल फंड एमफी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छी तरीका है। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिसेबल, कोई इंडस्ट्री भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब मिलके म्यूचुअल फंड में ना ऐसी है, कंपटीशन मार्केट में हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। जब इंडस्ट्री की बात होती है, हम म्यूचुअल फ्रेंड्स इन द म्यूचुअल फंड्स है। सब बैठ के काम कर रहे थे, ये क्या करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट 2 बेसिस पॉइंट्स फॉर टुडे, शायद आने वाले 10 साल 15 साल है 2 बेसिस पॉइंट है। हम कैसे एजुकेट करेंगे, क्या करना चाहिए। एंड काफ़ी चर्चा हो रही थी, काफ़ी कंसल्टेंसी को ले गए थे हम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन द मार्केटिंग ऑफ इंडस्ट्री वो गेव एंड प्रेजेंटेड, क्या करना है, क्या अलग करना है। बाद में एक कमेटी का मीटिंग में ये ऐसी हो गया, लेकिन वो बाला साहब हमारा चेयरमैन थे। आई मीन ये म्यूचुअल फंड सही है जैसी बात निकला, देन पकड़ा गया ये म्यूचुअल फंड सही है। और इसके लिए और एक स्टोरी भी बोलता हूँ। मैं जब 2013 के टाइम पे काफ़ी कॉलेज का प्रोग्राम करते थे, एक माई फर्स्ट पे चेक एक प्रोग्राम होता था। वो मेरा पहली प्रश्न होता था लोगों से, बच्चों से, क्या आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है? कम से कम 90% हाथ ऊपर उठते थे। मैं पूछता था, आपको म्यूचुअल फंड्स के भी क्या सुना है, क्या जानकारी है? सब लोग इकट्ठा बोलते थे, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट ये परिवर्तन आ गए सभी के बाद। 2 साल के बाद आप जाके वही कॉलेज में वही प्रोग्राम करो, लोग अब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। एंड दैट हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड। बट इट इज़ अ kudos to the entire committee, entire mutual fund CEOs were part of it, and it's a great work. And not to discredit, but some of the best brains in the marketing and advertising campaigns who had a brainstorming on this. That brainstorming has gone for almost 3 to 6 months when mutual fund सही है has come. और इसके पहले और एक लेकिन इसका जेनेसिस के बारे में बता चाहता हूँ। हम आदित्य बिरला में थे, हम यही चर्चा हम आदित्य बिरला में इसके पहले ही किए थे। म्यूचुअल फंड से ये कैंपेन थोड़ा सा लेट से आया, 2014-2015 के करीब। एंड 2013 में हम काम कर रहे थे आदित्य बिरला में। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम अलग क्या कर सकते हैं, ये जो पैसे है इसको सही तरह के तरीक़ा से निवेश करें, उसके लोगों को रीच करें। बट एक कैंपेन क्या होना चाहिए, देन ये कैंपेन जेन्यून होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। हम वो टाइम चर्चा में, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ये किए थे, पहले क्यों लोग निवेश नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ये निकला है लोगों को ठीक से म्यूचुअल फंड में समझ में नहीं आया, और डर के आगे जीत वो डर के लिए, डर की पहचान के लिए वो आगे नहीं आ रहे। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इट लुक्स वेरी वेरी अस्टॉनिशिंग नॉट टू इन्वेस्ट। देन हम एक कैंपेन क्रिएट करे थे। पहले इन लोगों को हम जानकारी देना है, हमारा एजुकेशन कैंपेन है। हमारा कैंपेन शुरुआत किए थे, जानोगे तभी तो मानोगे। अच्छा। और जानोगे तभी तो मानोगे जब शुरुआत किए थे, एक काम चल रहा था, जानोगे, ये जानोगे कैसे करेंगे। देन हम गांव कैसे जाना है। अभी B15 मार्केट्स होते थे वो टाइम पे, T15, बाद में B30 की चर्चा हो रही थी। हमें पहले एक कैंपेन शुरू किए थे, पहला कदम क्या हो सकता है, निवेश की पहले कदम, निवेशक की पहला कदम। देन वहाँ से म्यूचुअल फंड सही है। ये जर्नी प्रीकर्सर काफ़ी हुआ है। शायद कभी कभी आई फील आई एम ब्लेस्ड, यू आर देयर एट अ राइट टाइम टू थिंक ऑन दैट एंगल एंड वर्क ऑन दैट एंगल। राव सर, भारत में फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी
जब इन पर चर्चा होती है तो दोनों को अक्सर एक जैसी चीज़ समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों तकनीकी तौर पर व्यवहारिक रूप से दोनों अलग हैं। आपने इतना लंबा समय 23 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बिताया और उसमें भी म्यूचुअल फंड एजुकेशन को लेके आप 15-16 साल से करीब से देख रहे हैं। इसे कैसे समझा जाए आज की परिस्थिति में, जब भारत में फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है और फिनेंशियल लिटरेसी क्या है, इसे अलग अलग। अंशुमन जी, अमेजिंग क्वेश्चन है। आई मीन इसका भी एक चर्चा हमारे पास हो रहे थे। हम सोच रहे थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन शायद काफ़ी आसान हो सकता है। एंड जो अब अपना करेंट गवर्नमेंट हैज़ डन क्वाइट अ गुड वर्क। आई मीन एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की उदाहरण लिए तो जनधन के माध्यम से हो रहा था। एंड जनधन हैज़ क्रिएटेड ह्यूज अकाउंट्स। हम ऐसी एक सोच रहे थे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन म्यूचुअल फंड्स में करते हैं जन निवेश, उसका भी हम थोड़ा सा प्रयोग किए थे। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी शायद मैं ये कहता हूँ काफ़ी डेंजरस है। फाइनेंशियल इंक्लूजन निवेशक को लाना काफ़ी आसान है, निवेशक को निवेश करके बने रहना काफ़ी मुश्किल है। और फाइनेंशियल लिटरेसी ना एक दिन का काम है, ना एक दिन में एक साल में एंड होने वाला है। वो निवेशक के जीवन में और निवेश इंडस्ट्री का भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बार मैं किसी को इंक्लूड करता हूँ, जनधन का अकाउंट ओपन हो गया, SIP हो गया, वैसे वो बट ये फाइनेंशियल लिटरेसी है। मैं इफ़ आई हैव टू पुट इट इन ए टर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन विल गिव यू पार्टिसिपेशन, financial literacy will give you prosperity, पार्टिसिपेशन टू द प्रॉस्पेरिटी है। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ ऑन गोइंग। अभी तुरंत हम जो काम किए हैं शायद पहला कदम या दूसरा कदम में है। आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी हर आदमी के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। ये लर्निंग और अनलर्निंग की बात चलती है। आजकल जो मार्केट में भी जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में भी जानकारी काफ़ी होना चाहिए। इसके पहले फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग एंड यू फॉरगेट, शायद अभी ये सिचुएशन नहीं होगा। यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग but you can't forget, you need to take corrective measures. जो financial literacy is an ongoing one, financial inclusion is a one time job. Financial inclusion is financial literacy आपका गाड़ी की चाबी है, फाइनेंशियल लिटरेसी आपको गाड़ी कैसी चलाना सिखाती है। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन शायद काफ़ी आसान काम है, फाइनेंशियल लिटरेसी मुश्किल काम है। और तीसरा हो सकता है, इसमें तीसरा पीढ़ी हो सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। शायद इसका फाइनल मंजिल हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपने कहा कि फिनेंशियल इंक्लूजन लिटरेसी के बिना खतरनाक है। मैं इस सवाल को थोड़ा और क्लियर करता हूं, जिससे कि हम फिनेंशियल लिटरेसी से फिनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन में चले गए। हमने एक तरफ देखा देश का एक बड़ा हिस्सा है जो फिनेंशियली इलिटरेट है, जिसको ये भी नहीं पता है कि महंगाई उसकी बचत कैसे ख़त्म कर देती है। जब बैंक में वो खाता खोलने जाता है तो उसे ये नहीं पता चलता है कि उसको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, उसके FD पे इस समय क्या इंटरेस्ट रेट है, उसके अगेंस्ट क्या इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है। उसे बेसिकली म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेट करना ही नहीं आता, स्टॉक मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट करना नहीं आता। ये बेसिक चीज़ें उसे नहीं पता है। वो बैंक खाते का फॉर्म नहीं पढ़ पाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्कूल का टीचर है, उसको भी बैंक खाते का पूरा फॉर्म पढ़ना नहीं आता, उस पर नीचे दस्तखत कर देता। एक वो हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है जिसको प्रोडक्ट मिस सेल किए जा रहे हैं। उससे कहा जाता है कि जब मार्केट में बबल बन रहा है तो स्मॉल कैप फंड खरीद लीजिए। उसे कई तरीके के ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो उसकी ज़रूरत के नहीं होते हैं। हमने ये देखा कि इंडस्ट्री लिटरेसी में इस पर तो बात करती है, पर ये जो लिटरेसी के एक कदम आगे जाके जो मिस इन्फॉर्मेशन आई है, जो मिस सेलिंग आई, इसे हैंडल नहीं करती। तो एक तरह से अगर आप देखें तो भारत की एक आबादी, एक हिस्सा है, करीब 1 करोड़ के आसपास लोग या 50, 80, 90 लाख लोग हैं जो इंक्लूडेड हैं फिनेंशियली, पर वो फिनेंशियली मिस इन्फॉर्म्ड हैं। इस समस्या को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक आपने राइट समस्या को लेके आ रही है चर्चा पे। एक मिस बट ये काफ़ी बदल गया है। मैं एक बात तो कह सकता हूँ, पिछले 15 साल से अभी देखें तो काफ़ी बदल गया है। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स अभी, लेकिन इसके पहले जब आप बुल मार्केट और बेयर मार्केट में देखना चाहते थे, बुल मार्केट में आपको ये लगता था कि लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू इन्वेस्ट, एंड बेयर मार्केट में काफ़ी लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट्स। पिछले 2 साल का देख लीजिए, जो मार्केट में रिटर्न तो नहीं बना है,
बट निवेशक उसका निवेश से नहीं निकला है, शायद नया इन्वेस्टर्स भी आना शुरू हो गया है। और इसके लिए एक या मिस इन्फॉर्मेशन या मिड कैप स्मॉल कैप अपना भी एक माइंडसेट हो चुका है। जो हम एक्सेल मेरा एक स्टैंडर्ड कॉन्वर्सेशन होता था, जब आप एक्सेल शीट का रिटर्न देख के निवेश करते हो, वो पिछले महीने का निवेश है मेरा, देन आपका रिटर्न्स एक्सेल होने का चांसेस बहुत कम है। जैसा आपके निवेश आपके गोल्स के मुताबिक और आपके लॉन्ग टर्म अवधि के मुताबिक निवेश करना है, उसमें अपना एजुकेशन वहाँ जारी करना है। एंड मिस सेलिंग भी काफ़ी कम हो चुका है। देखिए लेकिन देयर इज़ मिस सेलिंग, वेदर टेक्निकली हैज़ कम डाउन, मुझे पता, आई कांट से, बट इट हैज़ कम डाउन। बट एक चीज़ बता सकता हूँ, जो SIP के माध्यम से जब आते हैं, आप जो भी फंड हो एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, एंड टुडे द SIP मनी विच इज़ बिकमिंग बिगर, इट्स अ ग्रेट चेंज विच इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन हैज़ डन टू द पीपल। या यहाँ मुझे ना इधर सेबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, ना फंड हाउस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, जब निवेशक को खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, ये मेरा पैसा है, मुझे सही ढंग से निवेश करना है, मुझे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी पिछले 2 महीने का डाटा देखे तो आपका एम्फी का आंकड़ा, आई मीन गोल्ड फंड्स और सिल्वर फंड में SIP ज़्यादा शुरू आना है। मैं निवेशक को वो चेंज करना है। शायद आप लाइक अमर उजाला बोनस के माध्यम से आप लोगों को ये चर्चा लाना पड़ेगा, लाइक हम एक भारत निवेश यात्रा का माध्यम से ना अक्रॉस द कंट्री, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का एक भारत निवेश यात्रा करे थे। वो भारत निवेश यात्रा में हमें लोगों से यही बता रहे थे कि आपका सेफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, कंटिन्यूस वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट। शायद ये एजुकेशन थोड़ा डीपर जाना है, थोड़ा डिजऑर्गेनाइज जाना है, और लोगों को ये जानकारी देना है। या आप वो सही कहा था इन्फ्लेशन के बारे में, आई मीन आर्थिक अक्षरास्यता के 3 लेटर्स होते हैं, DIP, जैसे ABC के जैसा। एक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वो ज़्यादा सिखाना है लोगों को, देर से संतुष्टि। और इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति की प्रभाव कितना प्रॉब्लम करते हैं अपने को, क्या अपने रुपये को कैसे खा जा रहा है। और तीसरा होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये 3 सिखाते सिखाते चौथा भी सिखाना है, ये लाइक डोंट योर बायसेस, योर बिहेवियर। शायद हम जो एजुकेशन कैंपेन करते हैं ना, एजुकेशन कैंपेन की स्लोगन आपका मेमोरी बनता है, बट को आपका बिहेवियर बदलने का चांसेस थोड़ी कम है। बिहेवियर के लिए और कुछ अलग करना पड़ेगा। सर, आप अब इंडस्ट्री से बाहर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अब आप इन्वेस्ट एजुकेशन की मौजूदा परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, उसका हिस्सा भी रहे हैं। मैं इस सवाल को थोड़ा और गहराई में ले जाता हूं, क्योंकि हमारे इसे देखने वाले बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, जो ये जानना चाहते हैं। जैसे कभी भी इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से ये पहल नहीं की कि उसका स्ट्रेस टेस्ट कराया जाए। सेबी को कहना पड़ा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक स्ट्रेस टेस्ट होगा, और तब ये पता चला इन्वेस्टर्स को कि म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो कितने स्ट्रेस में है। एमफी अपनी तरफ से प्रपोजल नहीं लेके और आया भी तो हमें पता नहीं चला, प्रत्यक्ष रूप से सेबी को कहना पड़ा। ये 2 ताज़ा उदाहरण। सेबी अब एक इंडेक्स बना रही है, एक सिग्निफिकेंट इंडेक्स बना रही है। सेबी ने कल एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए जो मल्टीपल इंडाइसेस में वो निवेश करते हैं, उनके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बना रही, इंडेक्स बना रही। तो हमें एक चीज़ दिखती है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फिनेंशियल लिटरेसी को बहुत ही बेसिक और प्लेन वनीला चीज़ों पर फोकस रखना चाहती है अभी भी, कि सिप कैसे करें, सिप क्यों ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन यहाँ से चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। भारत में म्यूचुअल फंड का AUM सरकार के बजट से ज़्यादा बड़ा हो गया है। इंडस्ट्री में कोई इस बात से कौन रोकता है कि वो, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो कॉल स्पेड स्पेड, कि हम वो प्रोडक्ट या वो फिनांस या वो स्कीम्स जो मार्केट में ला रहे हैं या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है, वो सही या गलत है। और इस पे जब भी मैंने एमफी से बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि आपके पास कंप्लेंट्स आती हैं, आपके पास ग्रीवियंसेस आते हैं, उनका रिड्रेसल कितने % होता है, तो हमें उसके बारे में कोई ऑफिशियली इस तरीके की जानकारी नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि ये जो दूसरी चुनौती है जो ज़्यादा बड़ी है म्यूचुअल फंड होना और म्यूचुअल फंड गलत होना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। और इसलिए मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा कि लोग निवेश के बारे में जानते हुए भी गलत निवेश कर रहे हैं, उसे कैसे ठीक किया जाए? शायद मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ इस स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। मैं इतने साल फंड हाउस में काम किया हूँ और फंड इंडस्ट्री में काम किया हूँ।
फंड हाउस का एक माध्यम होता है, यू आर इन ए क्लोज्ड, एक वेल हो सकता है, इंडस्ट्री एक समुंदर हो सकता है। बाकी लोगों का भी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अभी मैं अमर उजाला बोनस का प्रैक्टिसेस लेता हूँ और किसी का प्रैक्टिसेस लेता हूँ, जाके मैं सोचना, ये इंडस्ट्री में काफ़ी सोच है। एंड ये स्ट्रेस टेस्ट का एक माध्यम था जो सेबी ने, आज जो सेबी का रेगुलेशंस भी लिख दीजिए, 1993 म्यूचुअल फंड की पहली रेगुलेशन था, वो रेगुलेशंस जहाँ से शुरू हो गया, यूटीआई का ऑपरेशन से शुरू था, एंड बाद में यूटीआई का स्ट्रेस टेस्ट हुआ, देन यू नो हमारा एक मास्टर गेन होता था, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, देन वो मास्टर गेन बाद में लुका हुआ है, मास्टर पेन हुआ है, हाँ, फिर यूनिट 64 आया, यूनिट, देन ऑल दिस थिंग्स वी आर एवॉल्विंग ओवर ए पीरियड। शायद मैं यहाँ आपसे असहमत हूँ कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्ट्रेस टेस्ट नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा होता है। मेरा पिछले 10 साल मेरा जॉब का एक KRA होता था, बोर्ड के साथ रिप्रेजेंट करना, बोर्ड के साथ काम करना। बोर्ड में ऐसी प्रश्न आता था कि हमारे लिए कभी आंसर नहीं होती थी, जाके काम करके रीवर्क करना होता था। मीन्स रिस्क तो मेजरमेंट स्ट्रेस टेस्ट तो हो रहा है या इसके लिए, और शायद मुझे ये चर्चा चल रहा था कि हम म्यूचुअल फंड सही है अभी तक यहाँ तक लाया है, एंड हमें ये यहाँ तक अभी लाया है, डिजिटल माध्यम से इंक्लूजन हो गया, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सरल है, एंड म्यूचुअल फंड सबके लिए है। बट ये चीज़ लाना ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और मेरे लिए मैं क्या सही हो सकता है, और मेरा जानकारी और कैसी चेंज करना चाहिए। शायद इतना बजट है मेरा भी यहाँ सूचना, मैं यहाँ से आपके माध्यम से एम्फी से भी पूछ सकता हूँ, मैं एम्फी में नहीं हूँ, शायद अभी थोड़ा सोच बदलो, एंड आपका सोचते लोगों का सितारे बदलेंगे। सर, फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत चर्चा होती है, हम लोग भी म्यूचुअल फंड में के साथ बात करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, सेबी वर्कशॉप चलाती है, एमफी के कैंपेन है, AMCs आपको अब तो न्यूज़लेटर भेजने लगी हैं, रोज़ आपको जानकारियाँ देने लगी हैं। आप फिनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टर एजुकेशन की फाउंडेशन रखने वाले लोगों में से रहे हैं। मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है कि इस फिनेंशियल लिटरेसी की सफलता को, इसकी सक्सेस को नापने का कोई टेंजिबल पैमाना है क्या? इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना सारा बड़ा कैंपेन करने के बाद हम ये कैसे माने कि भारत के लोग फिनेंशियली लिटरेट हो गए हैं, कितने परसेंटेज लिटरेट हो गए हैं? क्या SIP जारी रखने से ये मान लिया जाए कि SIP कंटिन्यूड है इसलिए लोग फिनेंशियली लिटरेट हो गए हैं, या शिकायतों की संख्या कम हो रही है, या एसेट एलोकेशन बेटर हो रहा है? कोई स्टैंडर्ड, कोई पैमाना, कोई मानक, ये जो फ्रेमवर्क है ये है हमारे पास क्या? क्योंकि अभी हम केवल इंडिविजुअल कहानियों पे ही उड़ रहे हैं, सक्सेस स्टोरी पे ही जा रहे हैं कि हम गए और हमने कैंपेन किया और 10 लोगों ने वहाँ से SIP कर दी फिनेंशियल लिटरेसी का। मतलब कोई इसका स्टैंडर्ड है जहाँ हम मान पाएंगे कि हम फिनेंशियल लिटरेसी लाने के कैंपेन में इस मंजिल तक पहुँच गए? इसके लिए लेकिन फर्स्ट स्ट्रेट आंसर, वी कैनॉट पुट दिस मेट्रिक स्ट्रेट टू जज दिस हाउ फार इट इज सक्सेसफुल, बट हाउ इट इज सक्सेसफुल वी कैन जज ऑन ए वेरी डिफरेंट पैरामीटर्स। एक पैरामीटर से देख सकता हूँ, आई मीन अब 2009 तक का 2011-12 तक जो निवेशक म्यूचुअल फंड में थे करीब 1 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स, आज हमारे पास 5.5 और 6 करोड़ का यूनिक इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर नंबर संख्या बढ़ गई है, मीन्स कैंपेन काम किया है, that much I can tell you. And ये changes how it is impacting, से आपका SIP नंबर हर महीने जो बढ़ रहा है वो दिखाई दे रहा है, जो एजुकेशन जो हो रहा है वो सीड्स अभी गिविंग द फ्रूट्स टू यू। और दूसरा हाउ बिहेवियरल परिवर्तन जो होता है ना, वो शायद जज करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए शायद से भी अलग से काम नहीं कर पाएंगे, और यहाँ जो डिफरेंट रेगुलेटर्स एक साथ आना पड़ता है, इसके लिए शायद वी नीड टू स्टेप आउट। अभी म्यूचुअल फंड की जो बजट 2 बेसिस पॉइंट्स है, उनके लिए बाउंड्री है म्यूचुअल फंड के सब बारी में पड़ा हो। अभी मेरे लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, मैं छोटा गांव में गए तो उनके लिए म्यूचुअल फंड का ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट काफ़ी बस है, और उनके लिए एक SBI अकाउंट्स काफ़ी हो सकता है। देन हम वो कौन पढ़ा सकते हैं उनको? शायद ये वी हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम आवर रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री एंड वी ऑल नीड टू कम टुगेदर। शायद आम आदमी को क्या चाहिए, हम क्या सिखा सकते हैं। और दूसरा, थैंक्स टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी फाइनेंशियल लिटरेसी को एक लाइफ स्किल माना गया, अभी वो करिकुलम में आना शुरू हो गया। शायद यहाँ से परिवर्तन थोड़ा अलग हो सकता है। तो तीसरा चीज़, मैं एक काम किया था जब आदित्य बिरला में था, हमारे ये जो हर बार हम लेकिन मेरा बॉस बाला का एक प्रश्न होता था, अब क्या नया सीखे, इसके साथ क्या नया करने वाले हो।
क्या करना है, देन हम वुमेन के लिए, लेकिन वुमेन इज, वी हैव सीन वुमेन नीड टू बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन. I mean, I used to tell, heart of the home should become center of the Indian economy. Heart of the home economy should. If I'm educating a man, शायद मैं एक आदमी को educate कर रहा हूँ. अगर सिर्फ I'm educating women, I'm educating the entire family. शायद we need to move there to educate women and educate family, educate children and educate retirees. Each of them will have a different different goals, different लक्ष्य, and उनको थोड़ा अलग सिखाना पड़ेगा. साथ साथ एक एक का like for example मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, I had a privilege, मैं करीब 36 कंटोनमेंट्स में गया था हमारा फौजी भाइयों को ट्रेन करने के लिए. मैं आज जाता हूँ, आज शाम में ऑफिसर से मिलता हूँ, कल सुबह में फौजी भाई के साथ मिलता हूँ और एजुकेशन करता हूँ. वो एजुकेशन करते करते मैं उनके साथ समझता हूँ उनका निवेश क्या हो सकता है, उनका गोल्स क्या हो सकता है. देन कम बैक उनके लिए थोड़ा अलग करो. आने के बाद एक हफ्ता उनके लिए एक सर्विस कैंप खोल रहा था, उनके लिए उनके परिचय करो, देन निवेश आसान कर. देन दे नीड वेरी डिफरेंटली. अगर से मैं डॉक्टर से बात करूँ, उनके लिए निवेशक डिफरेंट होना चाहिए. मीन्स माय एजुकेशन पैटर्न नीड टू बी डिफरेंट फॉर एवरीवन. How I can measure is bring all inclusive. जब अभी आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे थे कि आप इसको चेंज करके भाषा चेंज करिए, फाइनेंशियल लिटरेसी का इंक्लूजन करवा दो. एंड या फाइनेंशियल लिटरेसी का नंबर जो आंकड़े हम उसके पहले देख रहे थे 2020, नाउ इट हैज़ गॉन, द स्टडी सेज लिटिल ओवर 30%. शायद दैट इज इम्प्रूव्ड लिटिल, बट देयर इज वन मोर स्टडी सेज 60-70% ऑफ पीपल अंडरस्टैंड्स फाइनेंशियल लिटरेसी. ग्लोबली एक स्टडी किया गया था. Financial literacy को, how you judge the person is financially literate. If he understands the power of compounding, if he understands the inflation, if he understands how his money works, then he is financially literate. I can come back here to Indianized. शायद मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करके ना अलग अलग लोगों से, अलग अलग ज्योग्राफी से, अलग अलग भाषाओं से अलग अलग कार्यक्रम करना पड़ता है. शायद वन साइज डजंट फिट ऑल. जो केरला के निवेशक होते हैं उनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अलग होता है. जब मैं उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, बरेली में जाता हूँ, उनका स्टाइल अलग है. शायद मैं उनको समझना चाहता हूँ और उनको दूसरा तरीका से सिखाना चाहता हूँ. सर, एक सवाल जो अभी इस समय लोगों के दिमाग में, अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में 3 अलग अलग जनरेशन्स अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रही हैं. एक जो आपका एक्सपर्ट सब्जेक्ट है रिटायरमेंट वाला, जिस पर आपने किताब भी लिखी है. एक रिटायर्ड लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी इन्वेस्टिंग लाइफ म्यूचुअल फंड की बस में बैठे बगैर बिता दी. उन्होंने टच ही नहीं किया, स्टॉक मार्केट नहीं किया. आज सेबी का सर्वे आया है कि भारत में केवल 9.5% लोग, 9.5% लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं. अगर पूरी फैमिलीज को मान लिया तो बहुत छोटा सा हिस्सा, उस पर स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है पोटेंशियल के हिसाब से. तो एक जनरेशन ऐसी है जिसने पूरे जीवन भर बैंक से बाहर नहीं देखा, बैंक के एफडी में इन्वेस्टमेंट किया या गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, और अब वो जनरेशन भी इन्वेस्ट कर रही है. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं, जिन्होंने आधा समय अपने जीवन का बैंक में इन्वेस्टमेंट से निकाला और उसके बाद म्यूचुअल फंड का रिवोल्यूशन शुरू हुआ. धीमे धीमे वो म्यूचुअल फंड में आना शुरू हुए. फिर जो ज़्यादा थोड़े एग्रेसिव समझदार थे उन्होंने स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू किया, और अब वो SIP से PMS तक आ गए, म्यूचुअल फंड PMS तक और स्टॉक PMS तक आ गए, इस लेवल तक पहुंच गए. तीसरा एक जेंजी है जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेता है कि उसको क्विक मनी चाहिए, वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता है. आप ने शुरुआत से भारत के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स को बनाया है, लिखा है, तैयार किया है. आप सच बताइए कि क्या आप इंडिया के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम इन तीनों को समझ पाते हैं, अलग अलग तीनों की ज़रूरतों को, कि हम तीनों को एक ही थाली में खाना खिलाना चाहते हैं? लेकिन यू आर राइट इन वन वे. इट्स एक चीज़ कह सकता हूँ, भारत में जो भी काम करते हैं ना, इट्स विभिन्नता में एकता है. एंड हम विभिन्नता से सोचना पड़ेगा, एकता से काम करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ एकता एक हो सकता है, पैसे की एक ही भाषा होता है. आप रिटायरी हो और आप अभी कमाई शुरू करने वाला हो, पैसे की भाषा होता है आज मुझे बचाओ, मैं कल तुझे बचाऊंगा. पहले मैं वो सिखाना चाहता हूँ लोगों से. ये 3 लोगों के लिए 3 डिफरेंट विभिन्न भाषा है उनके लिए, और विभिन्न लक्ष्य भी है. वो विभिन्न लक्ष्य के साथ आज कुछ काम हो रहा है. सम ऑफ अस आर फोकसिंग ऑन द रिटायरमेंट, रिटायरीज के लिए.
चाहिए और रिटायरीज के लिए भी काफ़ी लाइक इसके पहले रिटायरमेंट जब होता था उनका बैंक डिपॉजिट्स या कोई इन्वेस्ट करो देन बट आज योर लॉन्गेविटी हैज़ गॉन अप, यू आर लिविंग लॉन्गर। आई मीन माई पिछले हफ्ते मेरा हार्वर्ड की कोहर्ट्स के साथ बात चल रहा था, उनका एक रिटायरमेंट प्लानिंग बना रहा था कि लाइक वी वर जस्ट लुकिंग एट, आई मीन वो 60 साल का है अभी, आई मीन ही इज़ इन दावोस टुडे। उनसे बात चल रहा था कि आई मीन उनके प्लान कैसे कर सकते हैं आने वाले, उनका 85 ईयर्स इज इज एज और अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ इज 6 ईयर्स 7 ईयर्स यंगर। then if I have to plan for his retirement plan, शायद I can't take his age alone, शायद I need to take his wife's age also, she lives for and she lives little longer, means दोनों को मिला के means यहाँ like investor education has to go one step ahead, educating retirees in a very different way, educating to be retired transition phase में होते हैं उनके लिए थोड़ा अलग करना पड़ता है, और जो लोग अभी FD के साथ काम कर रहा है, जो लोग लेकिन पोस्टल डिपॉजिट से बाहर नहीं आया, शायद और सिखाना पड़ेगा, रिस्क लेना भी ज़रूरी है, बट जितना रिस्क लेने ये भी कह सकता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन समझाना काफ़ी आसान है बट रिस्क एजुकेशन समझाना काफ़ी मुश्किल है। एंड रिस्क एजुकेशन रिस्क के बारे में बताना भी ज़रूरी है, बट आज इन्वेस्टर काफ़ी इवॉल्व है। आई यूज़ टू वर्क विथ मैनी मीडिया पार्टनर्स, आई रियली सैल्यूट यू ऑल। मैं शायद मेरा अमर उजाला का एसोसिएशन 2013 में लखनऊ से शुरू हुआ है, एंड आई डिड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, अमर उजाला के साथ काफ़ी कैंप्स किए थे, इवन स्कूल एजुकेशन के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए किए थे। नाउ वी नीड टू पुट ऑल दीज 3 layers, create a content with I call content for every intent, and create and each of them consume content very differently. शायद मैं Gen Z को ये कहना चाहता हूँ, speed is good but speed thrills but kills. शायद एंड जो दोज वांट टू इन्वेस्ट इन एफ एंड वो काइंड ऑफ इट आई हैव सीन। मेरा एक इन्वेस्टर कैंप हो रहा था चेन्नई में, एक स्टूडेंट आके मुझे बताया था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पिछले साल मैं 36 लाख का नेगेटिव IT रिटर्न फाइल किया हूँ। मैंने उनको गालियाँ देने से कम था थोड़ा, वो आपका पैसे नहीं है, पिताजी के पैसे हैं, एंड यू हैव रिटर्न, एंड उनको एजुकेट करना पड़ रहा था। मैंने बोला है अगर से अभी ये शुरुआत करे, इफ़ यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम, इफ़ यू आर पुटिंग इन एफ एंड वो, शायद आपका फ्यूचर भी नहीं होगा, आपके लिए और ऑप्शंस भी नहीं बचता है। देन आपके लिए सीधा म्यूचुअल फंड्स के इज आर वेरी गुड फॉर एवरीवन। शायद म्यूचुअल फंड्स नीड टू गो लिटिल मोर एग्रेसिव, गो एंड एजुकेट, एंड शायद इवन आई कैन टेक टू द रिस्क। अगर आप रिस्क को भी नहीं समझा है, आपका गोल्स को भी नहीं समझा है, आप SIP क्यों समझो, शायद आपका लाइफ थोड़ा बेटर पड़ेगा। सर मेरा अगला सवाल रिस्क पे ही था। रिस्क लिटरेसी, फिनेंशियल लिटरेसी का फंडामेंटल है। हाँ जी। और भारत के लोग तो रिटर्न ही नहीं समझ पाते, तो अभी रिस्क कैसे समझेंगे। और जिन 3 पीढ़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पैसे की भाषा भले ही एक हो, पर उन तीनों के रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें इन्वेस्टर एजुकेशन के पार्ट के तौर पर रिस्क लिटरेसी को शामिल करना चाहिए, और कैसे किया जाए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने पिछले साल इसका सबसे शानदार उदाहरण देखा। मार्केट 15-16% करेक्ट हुआ, लोगों ने SIP बंद कर दी, SIP से विड्रॉ करना शुरू हुआ। फिर मार्केट रिकवर हुआ तो फिर उन्होंने SIP में पैसा डालना शुरू किया। एग्जाम्पल नंबर 1। इससे पहले 2023-24 में स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में ह्यूज फ्रॉथ बना, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, लमसम पैसा लगाना शुरू किया। सेबी चिल्लाया नहीं ये तो बंद कर दो, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लेना बंद किया। उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स स्मॉल कैप मिड कैप के फंड्स बेचते रहे, सेबी को इंटरवीन करना पड़ा। तब म्यूचुअल फंड्स ने कहा नहीं अब गलती है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इन्वेस्टर को नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है, क्यों वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहा। तीसरा एग्जाम्पल हाल में सिल्वर और गोल्ड के ETF का ले लीजिए। एक लिमिट तक पहुंच गया जब ETF में इन्वेस्टमेंट, तो म्यूचुअल फंड से कहना पड़ा रेगुलेटर्स को कि आप इन्वेस्टमेंट है ना बंद करिए। तो आप म्यूचुअल फंड सही है, पर म्यूचुअल फंड के भीतर भी तो अपने रिस्क हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्या हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां इस वॉलेटाइल फेज में, जहां एक दिन में मार्केट 700 से 1000 पॉइंट मूव कर रहा हो, पैसा तो वहीं रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का भी पैसा वहीं रखा हुआ है, उसको वो जो रिस्क लिटरेसी है वो कैसे इंट्रोड्यूस किया? और क्या कहीं किसी ने, आप इतने सारे MCs के साथ काम कर रहे हैं, MP के साथ काम करते हैं, SEBI के साथ काम कर, क्या कहीं किसी जगह से रिस्क लिटरेसी के कोई कोर्सेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेजिंग शुरू हुई है, या सिर्फ वही लाइन चल रही है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? पर वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क में मार्केट रिस्क है क्या? और मार्केट रिस्क एक रिटायर्ड पर्सन के लिए, मार्केट रिस्क एक सैलरीड पर्सन के लिए, और मार्केट रिस्क एक यूथ के लिए बिल्कुल अलग अलग फ़र्क रखती है।
आई मीन यहाँ मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। एमफी में काफ़ी कुछ काम हुआ है। वह इसके आप हमें कुछ कैंपेन भी शुरू किए थे। शायद आप 2 कैंपेन्स देखा होगा, एक सचिन तेंदुलकर के साथ रिस्क के बारे में और दूसरा था अपना रोहित के साथ एक एक कैंपेन था। और बाद में काफ़ी कुछ हमारे जो फाइनेंशियल एजुकेशन का कंटेंट होता था वहाँ रिस्क के बारे में काफ़ी जानकारी दे रहे थे। और थैंक्स टू सेबी, आप जैसे बोला है, सेबी ऑलवेज कम्स लिटिल अहेड एंड दे, लेकिन उनका दूरदृष्टि अलग होता है। जब म्यूचुअल फंड, मैं लोगों से खास कर ये कहता था कि म्यूचुअल फंड में जब मैं काम करता हूँ मेरा काम होता है लेकिन वो एक सर्च लाइट, म्यूचुअल फंड में कैसे बिजनेस लाऊं। बट सेबी का एक काम होता है फ्लड लाइट, शायद आपको कहीं मिस्टेक नहीं हो। एंड इसमें काम हुआ है। बट यहाँ मैं निवेशक से कहता हूँ आपके माध्यम से, आप खुद तैयार होना है, आपको कोई एजुकेट करना ही पाएंगे यहाँ। और दूसरा अपना, लेकिन आई एम पार्ट ऑफ यू एज अ बोनस, शायद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क को अलग तरीके से समझाना जरूरी है। और रिस्क को लेकिन वो रिस्क लोग कभी लेकिन वो बुल मार्केट में क्या होता है ना, बुल मार्केट में आपको रिटर्न मिलता है, बेयर मार्केट में आपको एजुकेशन मिलता है, और दोनों में आपको अलग कैरेक्टर बनता है। शायद हमें रिस्क समझाना काफ़ी ज़रूरी है। एंड रिस्क जब रिस्क को बेयर मार्केट से ज़्यादा बुल मार्केट में रिस्क को समझाना काफ़ी मुश्किल है। बट वो सही समय है, वही समय। अभी मैं रिस्क के बारे में ज़्यादा बात करूं वो निवेश बंद करेगा, बट दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट माई मनी। एंड देन इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जब वॉलेटिलिटी के बात कर रहे थे ना, ग्लोबली हम एक शब्द यूज़ करते हैं वूका। मार्केट के लिए वूका तो हर बार वूका ही है, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्युइटी। इसके लिए जो इन्वेस्टर के लिए एक अलग वूका, अनेक्डोट होना चाहिए। उनके वूका क्या होना चाहिए ना, उनका खुद का लक्ष्य, विजन क्या होना चाहिए। मुझे लखनऊ में, मैं अमर उजाला के साथ था, एक निवेशक ने कहा था, बेटा जिसके पास लक्ष्य होता है उनके पास लक्ष्मी होता है। उनके साथ वो विजन होना चाहिए, और उनका इन्वेस्टमेंट तरीका के अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और दूसरा, हर प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्लैरिटी चाहिए। जब अभी थोड़ा आसान की काम हो गया, मल्टी एसेट फंड्स है, बैलेंस एसेट फंड्स है, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, आपके लिए वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। नॉट दैट वी कैन नॉट गिव ए फूड, ईच ऑफ अस आर रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ब्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। क्लैरिटी चाहिए, और ये एम्बिग्युइटी हर बार होता है। अभी जो, लेकिन वो ट्रंप के बारे में काफ़ी एम्बिग्युइटी है। एंड आपके लिए अलर्टनेस क्या होना चाहिए, आपका अवेयरनेस क्या चाहिए, ये ऊका की अनेक्डोट अलग ऊका है। एक और चीज़ जो रिस्क के संदर्भ में मुझे समझ में आता है कि चूँकि आप इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अभी अपना कैश स्टेटमेंट कायदे से नहीं पढ़ पाता। उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि अपने रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करे। जब वो एक एग्रीगेटर उस पे जाता है, प्रोग्राम पे, जो उसने ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो उसे वो जो रिटर्न दिखाई दे रहा है वो पिछले साल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। XIR का पता नहीं उसे कि उसने जब इन्वेस्ट किया था तब से किया। ये जो एजुकेशन के डीप डाइव चीज़ें हैं, इन्हें इन्वेस्टर एजुकेशन का पार्ट कैसे बनाया जाए, इन्हें कैसे सिखाया जाए? क्या ऐसा करना ज़रूरी ताकि इन्वेस्टर ये जान सके कि उसको रिस्क का मतलब म्यूचुअल फंड में क्या है? क्योंकि वो तो एक हाथ से म्यूचुअल फंड देख रहा है और दूसरे हाथ से स्टॉक मार्केट देख रहा है। और इसलिए जिस सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, आपने ये नोटिस किया होगा कि भारत में म्यूचुअल फंड की एवरेज होल्डिंग 18 महीने की है। 18 महीने में भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपना फंड बेच के निकल जाता है, तो फिर कंपाउंडिंग का क्या होगा? अगर आप 2 साल तक भी स्टॉक अपना म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड लिटरेसी बढ़ी है, SIPs बढ़ रहे हैं, पर अगर आप होल्डिंग देखिए लोगों की, तो होल्डिंग तो 2 साल से ज़्यादा टिकती नहीं। और वो सुबह से स्टॉक मार्केट देखता है तो उसको दिखाई देता है कि मार्केट गिरा तो म्यूचुअल फंड भी गिरा है। ये फ़र्क कैसे ठीक किया जाए, ये कैसे समझाया जाए? यहाँ 2 एंगल से देखना पड़ेगा। पहले एंगल मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। काफ़ी फंड हाउसेस के साथ मेरा बातचीत होती है, काफ़ी फंड हाउसेस में मेरा फ्रेंड्स हैं, और काफ़ी फंड हाउस का डेवलपमेंट्स भी देखता जाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ देम उनका ऐप के माध्यम से देखे तो जो भी फंड हाउस में आप निवेश करते हैं, मेरा पोर्टफोलियो का एक ग्लांस मिलता है। और आजकल वो CAGR से ज़्यादा, एक सेबी के मुताबिक मैं 1 साल का रिटर्न तो जो एब्सोल्यूट बताना चाहता है, और मेरा 1 साल के ऊपर है, वो परसेंटेज के मुताबिक कितना प्रतिशत मुझे मिला है, और मेरा ब्रॉडली क्या मिला है। अभी सम फंड हाउसेस इतना तक गया है, लाइक मेरा निवेश रिटायरमेंट के लिए मेरा 3 फंड चल रहा था, 3 गोल्स के लिए, और 6 फंड्स था। अब उनसे सिंप्लीफाई किया हूँ। रिटायरमेंट फंड के लिए
हाउ मच आई, मेरा कॉर्पस कितना होना था, मेरा कॉर्पस अभी कितना है, कितना आगे चला हूँ, कितना प्रतिशत रिटर्न मिला, और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए मैं ज़्यादा पैसे रखना है वहाँ, और ये पैसा ठीक है, मैं एसेट एलोकेशन बदलना है। मेरा ऐप दिखाई देता है, फंडोज का ऐप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड अल्टरनेटिव फंड। और दूसरा मेरा बच्चा का एजुकेशन के गोल के लिए था, एंड एजुकेशन के लिए दिस इज़ अ टाइम आई इंटेंडेड टू हैव दिस इज़ अ करेंसी, देन वो बता रहा है, देन मेरे लिए मीन्स मेरे लिए वो एजुकेशन। थर्ड मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में वो शॉर्ट टर्म गोल्स, देन ये पूरा मिलके मेरा एसेट एलोकेशन और मेरा पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न बता। मीन्स एजुकेशन शायद बैकएंड में हो रहा है, बट ये डिजिटल सैवी बंदों के लिए अच्छा है। दो नॉन डिजिटल बंदों के लिए करने के लिए शायद काम बहुत कुछ बाकी है। और हमें लेकिन हमारा मेरे साथ एक बार बातचीत हो रही थी नंदन जी से। नंदन जी ने जब कहा रहा था कि दैट्स 10 साल के पहले नंदन जी सेबी का कमेटी में था, वो टाइम पे मिल रहा था नंदन जी से। आई मीन ये ऐप्स हम जो करते हैं ना, वो रीजनल लैंग्वेज में और कॉमन मैन समझने के तरीका से शायद एजुकेट करना ज़रूरी है, एंड वी नीड टू गो दैट वन स्टेप अहेड। बट काफ़ी काम हो चुका है, दैट मच आई वुड लाइक टू टेल। सर सेबी, एमफी, आरबीआई, इन सब से हम बात करते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी के कई सारे हिस्से, अब तो इंश्योरेंस रेगुलेटर भी आ गया, पेंशन फंड भी आ गया। क्या हमारे पास कोई 10 साल का रोड मैप है फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर? इंक्लूजन तो छोड़ दीजिए, फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर, रिस्क एजुकेशन को लेकर, इन्वेस्टर बिहेवियर को लेकर, जिसे हम टेंजिबली नाप सकें कि 5 साल, जैसे कि एमफी ये कहता है कि हमको हमारा पहला टारगेट है 100 लाख करोड़ का AUM। टेंजिबली दिखता है कि आप यहाँ खड़े हुए हैं 60-70-80 लाख करोड़ पे, 100 लाख करोड़ आप 5 साल में पहुँच जाएंगे। डिमेट अकाउंट नंबर्स दिखते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन दिखता है। पर ये जो चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी हैं पीछे, इनके लिए कोई 10 साल का कोई रोड मैप्ड प्लान है, या आप ऐसे किसी प्लान से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हमें बता सकें, जिससे कि निवेशक जान सकें? दिस इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग है। ईच ऑफ देम आर इंडिविजुअली डूइंग वेल। हम कलेक्टिवली साथ नहीं आ पाए, और कलेक्टिवली कुछ साथ काम शायद हो सकता, मुझे पता नहीं है, बट मैं तो उतना नहीं देखा हूँ, मेरा नज़र तो उतना तो नहीं गया 10 साल में हम। बट एक डॉक्यूमेंट तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़रूर देखा हूँ वहाँ तो, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन का प्रायोरिटी के बारे में देखा हूँ, और नीति आयोग का और एक डॉक्यूमेंट भी देखा हूँ, वहाँ भी सबको इकट्ठा करके करना। शायद यहाँ आप रेकमेंड कर सकते हो, यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, वहाँ सब लोग ऑल रेगुलेटर्स आर टुगेदर। शायद उसके लिए ना, लाइक PFRDA विल टॉक अबाउट समथिंग, म्यूचुअल फंड्स विल टॉक, ईच ऑफ अस विल टॉक अबाउट माई प्रोडक्ट्स, लाइक देन ऑल ऑफ अस कैन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर, ऑल ऑफ अस कैन डू दैट टुगेदर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आपकी आपकी सोच भी बिल्कुल सही है। अभी भारत 2047 विकसित भारत कहे जाते हैं हम, एंड देखिए अभी 60 साल के उम्र वाले, आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ स्टडी ऑन द रिटायरमेंट वन। इनफैक्ट मैं लिंक्डइन में एक छोटा सा कैंपेन भी शुरू किया हूँ, रिटायरमेंट रेडी भारत, रिटायरमेंट रेडी नेशन, विकसित भारत के लिए। आने वाले 20 साल में अभी जो 16 करोड़ लोग 60 साल के पीछे नीचे हैं, ये नंबर होने वाला है 38 to 40 करोड़ के गुना, और इसमें 50% of the people have not planned their finances properly. And it is a time for us to go educate. Everyone get ready for their retirement plan. And that is the most important goal, because we are going to live longer. Shayad, if we are not doing that, we are going to, if you can see the data from other countries, like if you can take Japan and you can take China, and they are the nation of the old age. When we are the nation of the young age, it is a time not only just educate, accelerate your education in such a way, not 10 years, take 25 years, work it in 5 years time, and educate them in such a way they plan for their own one. Because यहाँ मेरे लिए पेंशन नहीं है, जब मैं UTI में रहता, गवर्नमेंट का नौकरी, पब्लिक सेक्टर, जब वहाँ से मैं आदित्य बिरला में जाता था, मेरा पिताजी कहता था कि बेटा आपका पेंशन तो खत्म हो गया, अभी टेंशन तो शुरू हो गई। अभी ये सब लोगों का वो टेंशन है, हम उसके लिए और कुछ अलग करना चाहिए। आई थिंक somebody has to take a deal. In my opinion, each regulator working on one independently is fine. मेरा घर सुधरना मेरे लिए, बट मेरा गांव सुधरना मेरा सबका काम है। ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर, मे बी NCFE, नेशनल काउंसिल फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, उसको थोड़ा मजबूत बनाना है, और हर मीडिया के साथ अलग काम करना है। टुडे लाइक वी आर ए नेशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ऑनेस्टली मैं जो अंग्रेजी में बात करता हूँ, इट रीचेस वेरी फ्यू पीपल। मैं हिंदी में बात करता हूँ,
एक 45% को जाएगा। बट मैं दक्षिण भारत में जाता हूँ, 4 स्टेट्स, 4 डिफरेंट कंट्री के, देन आई नीड टू टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। और यही माध्यम से हम रिस्क का भी ला सकते हैं। रिस्क एंड रिटर्न इज़ अ ट्रेड ऑफ, वो साथ साथ जाता है। और प्रॉब्ली रिस्क 3 R's की बात करना है, रिस्क, रिटर्न एंड रिटायरमेंट। जी। अब 2-3 सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आप ये बात तो आपके इन्वेस्टर एजुकेटर के तौर पर जो आपने एजुकेशन दी और मेंटरिंग की है, कुछ चीज़ें जो आपने इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में नोटिस की, इतने दिनों से आप इन्वेस्टर से बात करते हैं, उनको ट्रेन करने जाते हैं, तो कुछ 2-3 सवाल उससे जुड़े हुए, फिर हम अपने रैपिड फायर राउंड पे चलेंगे। आपको 20 साल हो गए इन्वेस्टर से बात करते हुए, जगह जगह जाके लोगों को बताते हुए, कौन सा एक ऐसा बायस है इन्वेस्टर के अंदर, भारतीय इन्वेस्टर के अंदर, जो दूर ही नहीं होता? सर लेकिन वो रिटर्न को लेके चलना, पिछले साल का रिटर्न लेके काम करना, रिटर्न को देखना बंद करना शुरू करना है सर, वो बंद नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उनका प्रॉब्लम इन्वेस्टर का भी नहीं है, प्रॉब्लम इकोसिस्टम का है। जब मेरा फंड अच्छा काम करता है ना, मैं ज़ोर से चिल्ला के बताता हूँ 35% रिटर्न दिया हूँ, शायद मेरा भी वो वॉइस कम करना है, नॉइस कम करना है, वॉइस बड़ा करना है। एंड वो दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, इन्वेस्टर का ये नहीं बदला है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल का फोकस होता है, बट लॉन्ग टर्म गोल का कभी फोकस ही नहीं होता है। तीसरा ये है भारत निवेशक का, देर आर मोस्ट ऑफ देम आर वन मैन अर्निंग फैमिलीज। शायद उनका निवेश की स्टाइल ही बदलना नहीं, वो निवेश की चर्चा घर में होना चाहिए। मेरे शायद फैमिली, आई कॉल फैमिली फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस होना चाहिए। क्या होता है ना, इसके साथ आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलता है, बिकॉज पीपल नो हाउ मच आई कैन स्पेंड, नॉट ओनली रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग, रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग और रिस्क ऑफ स्पेंडिंग। अभी भारत की संस्कृति ऐसी हो गई, हम इसके पहले होली कलर से खेलते थे, दिवाली और पटाख से खेलते थे, अभी हर महीने हम एक ई कॉमर्स का फेस्टिवल खेल रहा है और वहाँ तो स्पेंडिंग ज़्यादा हो रहा है। देन हाउ मच आई कैन स्पेंड एंड हाउ मच आई कैन सेव। जो इन्वेस्टमेंट की भाषा होते हैं ना, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वो करना है। अभी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग्स कभी नहीं आ रहा है। निवेशक की बिहेवियर वहाँ नहीं बदला है। डोंट लुक, एंड इन्वेस्टर के और एक चीज़, इन्वेस्टर इज ओवर सोल्ड ऑन वन प्रोडक्ट, एंड इन्वेस्टर का बिहेवियर इज नॉट देयर ऑन द बेसिक्स ऑफ एसेट एलोकेशन। दैट्स द मोस्ट रिक्वायर्ड। एक चीज़ आपने महसूस की कि भारत में अभी भी भारत के मिडिल क्लास के पास आइडल फंड्स का बड़ा स्टॉक है। आइडल फंड्स में नहीं कहूँगा, आइडल एसेट्स का एक बड़ा स्टॉक है। इतना सब होने के बाद भी, इन्वेस्टर एजुकेशन होने के बाद भी, परिवार में 2-3 लोगों की SIPs चल रही होती हैं, FD में भी पैसा होता है। लेकिन अभी आप गौर से देखें, भारतीय इन्वेस्टर्स अपने जो आइडल एसेट्स हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो उनके सेविंग बैंक्स अकाउंट में कैश की होल्डिंग हो, जहाँ उनको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, या उनके FDs हों, ये साइकोलॉजी क्यों नहीं टूटती? इसकी क्या वजह है? क्या अभी भी वो ट्रस्ट नहीं आया, भरोसा नहीं आया कि म्यूचुअल फंड सही है, या फिर हमारे पास अभी मार्केट उतना इवॉल्व नहीं है, उतना डेवलप नहीं है कि वो सारी एसेट्स को मार्केट में लिक्विड करा सके और उस पर रिटर्न दे सके? आपको क्या लगता है? हम इस सवाल को आने वाले अगले 10 साल 8 साल में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स में चेंज आने वाले हैं, उनकी रोशनी में समझना चाहते हैं। या आई थिंक पहले चीज़ हो सकता है, ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है मेरा पैसे फंड कैसे हुआ है, क्या हो रहा है। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, डॉक्टर्स निवेश, काफ़ी डॉक्टर्स के साथ मेरा बात होता था। डॉक्टर्स आर वेरी बिजी विद देयर प्रोफेशन, एंड वो लिक्विड फंड में पैसे पड़े रहता था, एंड कभी कभी इतना पड़े रहता था कि 1 करोड़ का मनी लिक्विड फंड में रहता था। मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है बेंगलुरु में, नारायण हृदयालय में, मैं उनसे बहुत बार कर रहा था, उनके साथ मैं मानस सरोवर भी गया था, और हमारा चर्चा हो रहा था कि लिक्विड फंड में पैसे मत रखो इसके लिए। वो 1 साल बताने के बाद भी रिलक्टेंस था, कि वो काम करने के रिलक्टेंस, कोई आके उनके मदद करना चाहिए। मैंने पूछा कितना है, जब मैं बात कर रहा था कि 75 लाख, देन दूसरा टाइम जब बात कर रहा था कि 1 करोड़ के ऊपर, मैंने बोला है अगले महीने से आपके ड्राइवर को जो तनख्वाह दे रहे हो मैं देता हूँ। देन उनको गुस्सा है, क्यों? जो आपका जो मनी बैंक में FD में पड़ा हुआ है, वो लिक्विड फंड में डाले तो 2% ज़्यादा आता है, उससे आपका तनख्वाह हो जाता है। देन तुरंत उसका परिवर्तन आ गया, वो बिहेवियरल चेंज। प्रॉब्ली पीपल को ये पता नहीं है मेरा पैसे को काम में कैसे रखना है। दैट इज़ द फर्स्ट एजुकेशन। सेकेंड इज़, आज कल डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफ़ी आसान हो गया ऑनबोर्डिंग एंड ट्रांसफरिंग द मनी, एंड प्रॉबली सम थिंग्स आर हैपनिंग, मे बी दोज हु आर नॉट डिजिटली कॉन्वर्सेंट, उनको शायद एजुकेट करना पड़ता है। थर्ड,
जो फंड का रिस्कोमीटर के बारे में हम करते हैं ना, ये रिस्कोमीटर देखते ही लोग डरते हैं। शायद अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स होते हैं ना, इसीलिए उनका इसलिए इस रिस्कोमीटर को बताते भी नहीं है ज़्यादा। या नहीं, उनको ये जाके बताना पड़ेगा सर, आप ये फंड्स क्या है, ये उसका तो क्लासिक एग्जांपल्स होता है, ये एफडी का इक्विवेलेंट हो सकता है, ये पोस्टल डिपॉजिट के इक्विवेलेंट हो सकता है, ये इसका। एंड दूसरा, टैक्सेशन वाइज ये एफिशिएंट कैसे हो सकता है, ये सिखाना पड़ता है। एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस आपको अगर भारत में लानी हो, जो आपको लगता है वो क्या हो सकती है? सर, 2 कंट्रीज यू हैव टू टेक एन एग्जांपल। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया में आप छोटा बच्चों से बात करो, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में काफ़ी जानकारी है। हाँ, एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम, आपको कमाने के पहले इसके लिए कुछ बताया गया, पैसे कैसे काम करता है। मेरा एक नेव्यू है ऑस्ट्रेलिया में, वो जब भारत में आया था 10 साल के पहले की स्टोरी है ये। मैं बाद में एक प्रोग्राम बनाया था, पॉकेट मनी के मॉड्यूल एक बनाया था इनको देख के। इन्हें जाने के टाइम पे हम जो बच्चों को देते हैं ना, तो थोड़ा पैसे रख ले, हम उनको इंडियन करेंसी दिए थे डॉलर के मुताबिक, विच कैन बी इक्वल टू $100। हम बाद में पूछे हैं लंच के बाद, अरे बेटा आप क्या करने वाले हो इससे? उन्हें बोला है $50 मैं स्पेंड करने वाला हूँ, $50 जाके निवेश करने वाला हूँ। दैट इज़ अ सोच है उनका अभी। लेकिन दैट इज़ अ एजुकेशन विच दे हैव गिवन इट अ प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा, इन यूनाइटेड स्टेट्स, though the 401k etc, people are reasonably aware but they won't act. But I have seen the people education levels on the financial literacy is far superior. And there is a, if I can see some material which I adapt from them on the financial education, they have created a good stuff. Probably we need to learn from that. And last, I can also tell you some countries, for example some African countries, which they have done on women education today. And there is one nation I would like to quote is Canada. Canada has done amazing work on women, financial education for women. शायद हम बोनस के माध्यम से पिछले बार बात कर रहे थे कि एक हाउ टू एजुकेट वुमेन, नारी आर्थिक शिक्षा, शायद नारी, आई मीन वी नीड टू गेट दैट प्रैक्टिसेस। हम आ गए अब अपने रैपिड फायर राउंड पर। राव सर, 5-6 छोटे छोटे सवाल, सीधे स्ट्रेट सवाल, जिनका हम आपसे जवाब मांगेंगे। कौन सा अनफिनिश्ड एजेंडा है आपके कैरियर का जो आप पूरा करना चाहते हैं? सर, करियर का अनफिनिश्ड एजेंडा काफ़ी है, बिकॉज जो निवेश अभी इन्वेस्ट एजुकेशन में मैं जोड़ा हूँ, मेरे सौभाग्य की बात है, मैं थोड़ी समय बिताया था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को परिचय करने में। अच्छा। और उनके साथ मैं एक चीज़ लर्न किया हूँ, जब तक आप जिंदा हो काम करते चलो। अनफिनिश्ड एजेंडा नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस कहता हूँ ये। एक मिथक जो लोगों के दिमाग में है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो गलत है, जो आपको लगता है वो है, अगर उसे हटाना हो तो वो कौन सा होगा? सर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स आप इंडिपेंडेंटली मत देखो। म्यूचुअल फंड्स आपके लाइफ गोल्स के लिए क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर से म्यूचुअल फंड्स आप सही से रख लिए तो म्यूचुअल फंड इज़ योर म्यूचुअल फ्रेंड फॉर क्रिएटिंग द वेल्थ फॉर यू, फॉर लाइफ। एक किताब, कोई फिल्म जो आपको लगता है कि भारत में हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, जो आपके सबसे करीब हो दिल के? नड्ज। That's, you need to nudge yourself. Yeah. That is a famous book. I mean, he writes very well. And first I advise the advisors, then the investors. You need to nudge yourself always, and nudging is always learning. SIP या लंपसम, अगर एक नया इन्वेस्टर है, बिल्कुल यूथ जो अभी शुरू हो रहा है उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? SIP से शुरू करना है, लंपसम है तो STP में जाना पड़ेगा। अच्छा। और लास्ट चीज़ ये कि भारतीय बाजार के भीतर स्टॉक मार्केट की तेज वॉलेटिलिटी के बीच में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को आखिर लास्ट में क्या देखना चाहिए उसे? लॉन्ग टर्म अवधि के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ? सर, आप पहले मुझे सोचता हूँ अवधि से ज़्यादा आपको विश्वास होना चाहिए। आप जब भारत में निवेश कर रहे हो, विश्वास भारत पे, विश्वास म्यूचुअल फंड्स पे, विश्वास खुद पे। एंड लॉन्ग टर्म के मतलब मेरे लिए आपके जो निवेश, मेरा रिटायरमेंट फंड है, अलग अलग फंड्स में, बट 25 साल का है। और ईच फंड अकॉर्डिंग, एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, सो दैट यू विल नॉट गो रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इन स्पाइट समटाइम्स यू मे गो रॉन्ग, हैव ए पेशेंस। एक इन्वेस्टर एजुकेशन का एक सबसे बड़ा रिग्रेट कि काश हमने ये पहले कर लिया होता तो क्या बदल गया होता? सर, स्कूल एजुकेशन, बच्चों को एजुकेट करो, टीचर्स को एजुकेट करो। अगर उसे कर लिया होता तो हम काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिकॉज वन इज टीचर्स आर द ट्रू एजुकेटर्स इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, and students are the tomorrow's generation.
इफ़ दे अंडरस्टैंड मनी, पैसे को रही सही ढंग से समझाएं, देन टुमारो लाइक आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम समृद्धि शास्त्र में हैं, ये समृद्धि भारत बना सकते हैं। निवेश एक कला हो सकती है, समृद्धि एक शास्त्र हो सकती है, हर भारतीय एक समृद्धि भारतीय हो सकती है। आखिरी सवाल, आपकी अगली किताब अब किस पे आ रही है? मेरा अगली किताब लाइफ इज़ गुड टू लाइफ इज़ ग्रेट, ये भी एक्रोनिम के मुताबिक लिख रहा हूँ। मेरे पहली चैप्टर शुरू होता है आपके लाइफ के बारे में आप क्या समझते हो, और एक पहले मैं 2 एक्रोनिम दे के उनका एक स्टोरी देता हूँ। एक्रोनिम पहले वाला है LIFE इज़ लिविंग इन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, LIFE इज़ लिविंग इन फाइनेंशियल एंटेंगलमेंट। और एंड लास्ट चैप्टर होता है लाइफ इज़ ग्रेट। आपकी लाइफ ग्रेट बना सकते हो GREAT। GR इज़ ग्रोइंग कार्पस। जब मैं रिटायर होता हूँ, मैं ही रिटायर हो गया हूँ, मेरा पैसे रिटायर नहीं होने वाला है। वो ग्रोइंग कार्पस इतना, आज मैं 6 करोड़ का कार्पस हो गया, वो रिटायर होने के बाद हाउ आई कैन मेक इट मल्टीपल, ग्रोइंग कार्पस। दूसरा है इज़ एस्टेट प्लानिंग, आप मोस्ट ऑफ अस इट्स अ वेल्थ ट्रांसफर जनरेशन है, हाउ वी आर ट्रांसफरिंग दैट एस्टेट। तीसरा, जब आपकी बातचीत चल रहा था एसेट एलोकेशन के बारे में, पेइंग टैक्स इज गुड फॉर कंट्री, सेविंग टैक्स इज गुड फॉर यू। टैक्सेशन के मुताबिक हाउ यू कैन मेक योर मनी वर्क। एंड लास्ट द नॉट लीस्ट, आई कैन टेल यू, मेक योर लाइफ बोनस। इन्वेस्टमेंट इज invest education, you can make life much more better. That bonus for me, BONUS, is change your behavior. Then you think very differently. O is invest based on the outcome, not because of the optics. And N is like never go by the past understanding. You need to get the newness. And probably if I can, U is you need to you need to unwind your fear and upgrade yourself. And S is you create a sustainable wealth with a discipline, and simple discipline can make you much better. शायद अच्छा निवेशक होने के लिए मार्केट अच्छी नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए अपने हाथ में नहीं है। आपका डिसिप्लिन आपको बहुत कमाई देने वाला है। पिछले महीने मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा था, उसका रिटायरमेंट 22 साल से मैं उनको पहचानता हूँ, मेरा मित्र है वो, IPS ऑफिसर, वो लास्ट मंथ रिटायर हुआ था। उनका पोर्टफोलियो जस्ट सिंपल SIP 22 करोड़ का पोर्टफोलियो। सस्टेनेबल डिसिप्लिन विल मेक यू, दैट इज़ अ बोनस फॉर योर लाइफ। थैंक यू सर, हमारे पास साथ आने के लिए, समृद्धि शास्त्र में बोनस के साथ बात करने के लिए, और वो टिप्स देने के लिए जो हमारे आम निवेशक जो अभी फंड मैनेजर्स को, स्टॉक मार्केट को सुनते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। बहुत बहुत आभार। समृद्धि शास्त्र में आज इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।